तो आज हम ईपीटेट का पर्यावरण अध्ययन का मॉडल पेपर देखेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी पार्क की स्थापना की जा रही है। कहाँ पर की जा रही है बताइएगा। इसका सही उत्तर क्या है। इटावा में, बलरामपुर में, महाराजगंज में, पीलीभीत में। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है इटावा में। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी पार्क की स्थापना की जा रही है इटावा में, और यहाँ एशियाई शेरों को भी संरक्षण प्रदान किया जाएगा। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दो विशेष समुदायों के मध्य स्थित संकर्णकालीन क्षेत्र को क्या कहते हैं। इकोटाइप, इकेटेड, इकोस्फीयर या इकोटोन। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है इकोटोन। इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, दो विशेष समुदायों के मध्य स्थित संकर्णकालीन क्षेत्र को इकोटोन कहते हैं। यह इसका सही उत्तर है। इस क्षेत्र में दोनों बायोम क्षेत्र के जीव जंतु तथा पादप भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिएगा। एक तरफ जैव आरक्षित क्षेत्र दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनका स्थापना वर्ष दिया हुआ है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है। नीलगिरी की स्थापना 1986 में हुई थी, नंदा देवी की 1988 में हुई थी, सुंदरवन की 1989 में हुई थी, और जबकि कंचनजंगा की स्थापना 2000 में हुई थी। तो याद रखिएगा, नीलगिरी की 1986 में, नंदा देवी की 1988 में, और सुंदरवन की 1989 में, और जबकि कंचनजंगा की 2000 में स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। प्रथम चरण उपभोक्ता, या द्वितीय चरण उपभोक्ता, या तृतीय चरण उपभोक्ता, या उपभोक्ता। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, प्रथम चरण उपभोक्ता कहते हैं। याद रखिएगा, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें कहते हैं प्रथम चरण उपभोक्ता। इसमें गाय, बकरी, हिरन और खरगोश आदि पाए जाते हैं। यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला। कृमि विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। अरस्तु ने, लुई पास्चर ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, या चार्ल्स डार्विन ने। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। इसका सही उत्तर है चार्ल्स डार्विन ने दिया था। क्रमिक विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था, और इन्होंने यह विचार सन 1859 में द ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया था। यह इसका सही उत्तर है चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से किन्हें ताप स्थल यानी हॉट स्पॉट का दर्जा प्रदान किया गया है। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप, या पहला और दूसरा दोनों। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट को हॉट स्पॉट का दर्जा प्रदान किया गया है। यह इसका सही उत्तर है। दोस्तों, यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है। 2 अक्टूबर, 1 जुलाई, 10 अगस्त, या 1 दिसंबर। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। दोस्तों, याद रखिएगा, वन महोत्सव की स्थापना यानी जुलाई के पहले सप्ताह में की जाती है, जबकि यहाँ पर 1 जुलाई दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर 1 जुलाई ही है। तो हमारे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है जुलाई के पहले सप्ताह में, तो यहाँ पर सही उत्तर है 1 जुलाई, और इसकी शुरुआत हुई थी 1950 में कृषि मंत्री KM मुंशी के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय उत्पाद है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। बताइएगा निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय उत्पाद है। तो इसका सही उत्तर है ऊन। इसका सही उत्तर है, जो कि जैव निम्नकरणीय उत्पाद है, जबकि अनिम्नकरणीय उत्पाद है नायलॉन, प्लास्टिक और पॉलीथीन। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अबको आंदोलन किस राज्य में हुआ था। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल, या छत्तीसगढ़। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है कर्नाटक में। याद रखिएगा, पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित अबको आंदोलन कर्नाटक राज्य में चलाया गया था। यह पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, और अबको शब्द कन्नड़ भाषा में चिपको का ही पर्याय है। किसका है। चिपको का ही पर्याय है अबको शब्द। इसके बाद 130वां प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण,
वायु प्रदूषण या मृदा प्रदूषण? सही उत्तर क्या है? ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ध्वनि प्रदूषण, इसका सही उत्तर है। दोस्तों याद रखिएगा, ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। सड़कों और रेल की पटरियों के किनारे पौधों तथा झाड़ियों की कई कतारें लगाकर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की इस व्यवस्था यानी इस विधि को ग्रीन मफलर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन मफलर कहते हैं। यह इसका सही उत्तर है ध्वनि प्रदूषण, जो कि ग्रीन मफलर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग आती है? मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या एथेन? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है मीथेन गैस, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बहुत पतले और महीन तत्व जो वायु प्रदूषक होते हैं और मानव अंगों को दुष्प्रभावित करते हैं, इन्हें पार्टिकुलेट मैटर में उल्लेखित किया जाता है। तो ऑप्शन है पहला 15.5 और दूसरा है 10.5, तीसरा है 2.5 या 20.5। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 2.5 माइक्रोमीटर, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गैसीय अपशिष्ट हैं सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहान से निकलने वाला कचरा या लकड़ी कोयले की राख? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? गैसीय अपशिष्ट क्या है? इसका सही उत्तर है गैसीय अपशिष्ट है लकड़ी कोयले की राख, इसे कहते हैं गैसीय अपशिष्ट। अगला प्रश्न है, जंतुओं का वर्गीकरण इनमें से किस आधार पर होता है? पोषण, आवास, शारीरिक रचना या ये सभी? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? जंतुओं का वर्गीकरण इनमें से किस आधार पर होता है? इसका सही उत्तर है पोषण, आवास और शारीरिक रचना, इन सभी उपरोक्त सभी के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण होता है। अगला प्रश्न है, पेड़ के तंत्रों में से प्रोह तंत्र के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? पेड़ के तंत्रों में से प्रोह तंत्र के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? जो असत्य वाला है वह है ऑप्शन तीसरा, इसमें तना व शाखाएं सम्मिलित नहीं है। यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, इसका सही उत्तर है, जो कि पेड़ के तंत्रों में से प्रोह तंत्र के संबंध में असत्य है। अगला प्रश्न है, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, थायरॉक्सिन या थायमीन? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है थायमीन, इसका सही उत्तर है। चावल को पॉलिश करने पर थायमीन विटामिन नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा। एक तरफ वास स्थान दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनका और उनसे संबंधित जंतु दिए हुए हैं। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर जो क्रम दिया हुआ है वह एकदम सीधा सीधा दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर मिलाना नहीं है। तो सीधा सीधा दिया हुआ है। स्थलीय जंतु कहते हैं चूहा, मरुस्थलीय कहते हैं छिपकली, जली कहते हैं स्पंज और वायवीय कहते हैं ड्रैको। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, इसका सही उत्तर है। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। पहला, दूसरा, चौथा जो कि सुमेलित दिए हुए हैं ऑप्शन पहले में ही। तो यह इसका सही उत्तर है। स्थलीय जो कि चूहा है, मरुस्थलीय छिपकली है, जलीय स्पंज कहते हैं, वायु भी कहते हैं ड्रैको। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे,
ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? ब्रूफेन, बी कॉम्प्लेक्स, पैरासीटामोल या लिप 52? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। ज्वर नियंत्रण में यानी बुखार आने पर आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग में कौन सी दवा दी जाती है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है पैरासीटामोल। इसका सही उत्तर है, क्योंकि जब भी बुखार आता है तो हम आमतौर पर क्या लेते हैं? पैरासीटामोल लेते हैं। इसके बाद 139वां देखेंगे। निम्नलिखित में से जीव प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों से मिलता है? निम्नलिखित में से जीव प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों से मिलता है? वृद्धि और भोजन बनाना, प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण करना या वृद्धि और प्रजनन? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों से मिलता है? सही उत्तर क्या है इसका? इसका सही उत्तर है वृद्धि और प्रजनन। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? बताइएगा निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? चावल, गन्ना, गेहूं, मक्का। सही उत्तर क्या है इसका? गेहूं खरीफ की फसल नहीं है, जबकि मक्का, गन्ना, चावल यह सभी खरीफ की फसल हैं। चावल, गन्ना और मक्का यह सभी खरीफ की फसल हैं। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह, क्योंकि यह प्रश्न अक्सर आता है। तो याद रखिएगा, निम्न में से कौन सी फसल नहीं है खरीफ की? तो गेहूं खरीफ की फसल नहीं है, यह रबी की फसल होती है, जबकि खरीफ की फसल हैं चावल, गन्ना और मक्का। तो यह प्रश्न आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश भागों पर आवृत जो लगभग है, तो वह क्या लगभग है? महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश पर आवृत है जो लगभग है 3/4, 1/2, 1/4 या 2/3? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला। इसका सही उत्तर है 3/4। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर या चूना पत्थर? सही उत्तर क्या है। निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है संगमरमर। कायांतरित शैल का उदाहरण होता है संगमरमर। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? सही उत्तर क्या है इसका। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? सही उत्तर है ऋग्वेद। इसका सही उत्तर है, जो कि प्रथम साहित्य स्रोत है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं? पोचमपल्ली कलमकरी या पोचमपल्ली काजीवरम, कलमकरी और चंदेरी या कलमकारी और कंथा? बताइएगा सही उत्तर क्या है। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है, खास तौर पर वहाँ बनाई जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं? सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है पोचमपल्ली और कलमकारी कहलाती हैं। यह इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में जो साड़ियाँ बनाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? पोचमपल्ली और कलमकारी कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है और आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। आप इसे कच्चीपुड़ी के नाम से याद रख सकते हो। अगला प्रश्न है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, 25 या 32? सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 21 में। याद रखिएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 21 में है संविधान के। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा। इसका सही उत्तर है अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न
विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट यानी परियोजना दें। यह इसका सही उत्तर है। पूछा गया था यहाँ पर, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या है? तो इसकी सर्वोत्तम विधि है अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट या परियोजना दें। क्या दें? एक प्रोजेक्ट दें या परियोजना दें। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता है, नहीं यह अभिभावक पर अतिरिक्त बोझ है। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चे की प्रगति का पता चलता है। क्या पता चलता है? प्रगति का पता चलता है। यह इसका सही उत्तर है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है घर में विद्यार्थियों को व्यस्त रखना, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना या परीक्षा में निष्पादन को सुधारना। सही उत्तर क्या है? पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। यह इसका सही उत्तर है। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है। इसके बाद 149वां देखेंगे प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन है पहला, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना या विद्यार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। इसका सही उत्तर है, जो कि पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभिभावक और शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है पहला, विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना या पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना या एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना या एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। सही उत्तर क्या है इसका? पूछा गया था यहाँ पर आपसे, अभिभावक और शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों, ये थे ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो आप इन प्रश्नों को देखते रहिएगा, ऐसे ही मॉडल पेपर आपके लिए लाते रहेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी मजबूती से हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।